नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी राहुल गांधी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 चुनावों में राहुल गांधी को हरा दें, लेकिन एक बार भी वे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते जिस तरह से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का सामना करते हैं। पिछले 10 साल का हिसाब तो यही बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। आज गाजियाबाद के रेडिसन होटल में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम बस यही देखने गए कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था कैसी होती है, कैमरों की कितनी भीड़ होती है और सवालों की कितनी भरमार। न सवालों की कमी नजर आई और न कैमरों की। बस यही सोचता रहा कि जब इतने कैमरे यहाँ आए हैं तब फिर टीवी पर विपक्ष क्यों नहीं दिखता है। यहाँ इतने सारे माइक रखे हैं, पत्रकार सुबह सुबह भागकर ड्यूटी पर आए हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, अपने अपने दफ्तरों में लाइव फीड भी दे रहे हैं। तब भी उनके चैनलों पर क्या लाइव चलता होगा? तब भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बयान यूपी के ही जागरण या अमर उजाला में उस तरह से क्यों नहीं छपते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे नेताओं के छपते हैं? आखिर प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकते हैं, हमारा ये सवाल है। अगर उन्हें सवालों से घबराहट है, डर लगता है, तो मैं उनकी मदद कर सकता हूं। कम से कम भारत की जनता को यह देखने को मिले तो कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, खुलकर उनसे सवाल पूछा जा सकता है। सारा पावर समेटकर खुद को आध्यात्मिक बताने और दिखाने का दावा भी करते हैं और एक बार खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिस्क भी नहीं उठा पाते। आखिर खुद को संत और फकीर की तरह बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी का क्या चला जाएगा अगर वे खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाएं और सामने की कुर्सी पर हम जैसे पत्रकार बैठे हों? उनका क्या चला जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में अनेक तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, देवी देवताओं की उपासना और आराधना की। क्या तब भी उनके भीतर इतनी शक्ति नहीं आई कि चलो बुलाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस और आने दो करण थापर को, सिद्धार्थ वरदराजन, नितिन सेठी, बसंत कुमार, अमन सेठी, मोहम्मद जुबैर, आलिशान जाफरी, बेतवा शर्मा, धन्या राजेंद्रन, अतुल चौरसिया, कैरमा के सागर और हरतोष बल को, मेघनाथ को भी? पूछने दो इन्हें जो भी पूछना चाहते हैं। एक कमजोर से कमजोर आदमी भी देवी देवताओं की आराधना से लौटकर खुद में शक्ति का एहसास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की शक्ति कब आएगी? यह सवाल हम उनसे पूछें या उनके आराध्य देवी देवताओं से? हर समय, हर अखबार, हर चैनल पर उन्हें देखते रहने वाली जनता को क्या यह सुख कभी नहीं मिलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्या उन्हें कई चुनावों में प्रचंड जीत दिलाने वाली जनता को कभी भी यह देखने का सुख नहीं मिलेगा कि जिस नेता को वह विजयी बनाती है वो नेता इधर उधर चारों तरफ से आ रहे पत्रकारों के सवालों का सामना कैसे करता है? जनता की छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिन रात काम करने वाला बीजेपी का साधारण से साधारण कार्यकर्ता, नेता, आरएसएस का नेता और प्रचारक क्या सोचता होगा? क्या उसे भी यह देखने का सुख कभी नहीं मिलेगा कि एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सवाल पर सवाल आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे हैं? एक और बात, आपने जयराम जी आपने कहा कि जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछेंगे और ये ओपन एंडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस। बट इसमें एक और बात, मुझे पहले ही 2-3 बीजेपी वाले क्वेश्चंस पता लग जाते हैं, तो वो तो पूछे जाएंगे, तो उनके लिए मैं तैयार हूं। आजकल गारंटी का जमाना है राहुल। ये हालत हो गई है नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कभी कलाकार इंटरव्यू कर रहा है तो कभी इंटरव्यू करते हुए पत्रकार कलाकार बन जाता है। आप देखिएगा, जब गोदी मीडिया का पत्रकार नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करने जाता है तो वह इंटरव्यू नहीं करता है, अपनी नौकरी बचाता है, सवाल नहीं पूछता है, पूछने के नाम पर गुदगुदी करता है। अभी 14 अप्रैल को बीजेपी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया। मंच बहुत भव्य था, हॉल काफी बड़ा और खचाखच भरा हुआ था।
वहां पत्रकार भी बड़ी संख्या में आए, मगर किसी ने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किया, बल्कि सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया गया होगा। 5 अप्रैल को कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। यहां भी मंच पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, मगर घोषणा पत्र जारी होने के तुरंत बाद पत्रकारों से सवाल लिया जाने लगा और पत्रकार सवाल भी पूछने लगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता राहुल जी कि ये जब आप करेंगे तब बीजेपी आपके ऊपर ये आरोप लगाएगी कि चूंकि केसेस जो है या पूछताछ विपक्ष के नेताओं से ज्यादा हुई, इसलिए प्रतिक्रिया में लाया गया रिसेशनरी लॉज अमेंडमेंट होंगे? इस दफा नरेंद्र मोदी को आप कितनी बड़ी राजनीतिक चुनौती मानते हैं सर 2024 के चुनाव में? आज 2 तस्वीरें हैं राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की। कोई तस्वीर छुपाएंगे, कोई दिखाएंगे? आखिर ऐसा क्यों होता है कि जहां जहां प्रधानमंत्री होते हैं वहां वहां खूब सारे पत्रकार होते हैं, मगर सवाल नहीं होता है? क्या किसी पत्रकार का हाथ नहीं उठा होगा या मन नहीं करता होगा कि अपना हाथ उठाएं और पूछें कि प्रधानमंत्री जी, मेरा सवाल यह है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बारी बारी से उठते हुए हाथ दिखे। ये हाथ सवाल पूछने के लिए उठाए जा रहे थे ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के संचालक जयराम रमेश का ध्यान खींच सकें और उन्हें भी मौका मिले। और जो सवाल भी पूछा जा रहा था, भले कई सवालों में कोई दम नहीं था, मगर उससे पता चल रहा था कि 2014 के बाद से पत्रकारों ने सवाल पूछने की तैयारी छोड़ दी है। पत्रकारों ने अपने सवालों पर मेहनत करना बंद कर दिया है, फिर भी सवाल वहां पूछा जा रहा था। आपने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू देखा, उनके इंटरव्यू की क्या हालत हो गई, किसी से छिपा नहीं। जितना भी राज श्रृंगार साज श्रृंगार से आप उनके इंटरव्यू को सजा दें, उसमें होता कुछ नहीं। राज श्रृंगार से मेरा मतलब है प्रधानमंत्री जहां बैठकर इंटरव्यू दे रहे होते हैं उसे भव्य बना दिया जाता है, शाही लगती है वो जगह। कई तरह के कैमरों का कोलाहल होता है, मगर किसी कैमरे से आता हुआ सवाल नहीं दिखाई देता। जो सवाल उठता है, देखने वाला उस सवाल पर हंस देता है कि ये सवाल है या पीआर है। बस कैमरा ही आगे पीछे होता रहता है, जिसे हम कभी क्लोजअप, प्रोफाइल, जूम आउट, जूम इन, वाइड फ्रेम, 2 शॉट, सिंगल शॉट वगैरह 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 कहते हैं। उनके इंटरव्यू की सजावट और बनावट इस तरह से की जाती है जैसे उनका दिखना ही लोगों को सवालों का जवाब मिल जाना है। आपने देख लिया, बस इसी से खुश रहिए। हमने 16 अप्रैल के अपने वीडियो में प्रधानमंत्री के हाल के इंटरव्यू को लेकर विस्तार से आपको बताया है कि उनके इंटरव्यू को कम से कम पत्रकारिता की कक्षा से दूर रखना चाहिए, वरना युवा पत्रकार का हौसला टूट जाएगा। उसे लगेगा कि जब यह पेशा इतना खत्म हो चुका है कि कोई प्रधानमंत्री से खुलकर सवाल नहीं कर सकता, तो वह इसकी पढ़ाई में अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहा है। मैं सवाल पूछने की स्वतंत्रता पर क्यों जोर दे रहा हूं, इसे हर आम जन को समझना है। आप फोटो और हेडिंग देखकर ही मत यकीन कीजिए कि नेताजी ने लिख दिया और वही हो गया। सत्ता में पहुंचकर नेता कई तरह के खेल करते हैं, आपको ठगते हैं, आपसे छल भी कर जाते हैं। आप जब सवाल पूछते हैं तो नेताओं को डर लगता है कि ज्यादा अति मत करो, पब्लिक को पता चल जाएगा, पब्लिक पूछेगी। जिस जगह पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसी से थोड़ी दूर पर गाजीपुर में कचरे का एक बड़ा सा पहाड़ है, जहां हर वक्त चील, गिद्ध, कौवे मंडराते रहते हैं। 2024 का चुनाव खून पसीने से हासिल किए गए भारत के लोकतंत्र पर आशंकाओं के बादलों के घने होने का चुनाव है। इस चुनाव तक आते आते हम लोकतंत्र से जुड़ी कई मर्यादाओं को खत्म होते देख चुके हैं। सत्ता में लौटने के नाम पर अधिकारियों का अहंकार चढ़कर बोल रहा है और कुछ भी कर गुजरने की उनकी निर्लज्जता किसी गिद्ध की तरह आसमान में उड़ती हुई लोगों को चिढ़ा रही है। आपसे यही कहना है कि अपने जिंदा दिल लोकतंत्र को लाश में बदलकर इन गिद्धों के सामने मत फेंकाइएगा। तो हमारा यही सवाल है कि क्या पत्रकार
अब कभी भी खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछ पाएंगे, जिस तरह से वे आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव से पूछ रहे थे। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने ANI को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया, स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले अखिलेश यादव बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, और उसके बाद राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं। सवाल जवाब शुरू होता है। राहुल गांधी रामनवमी की शुभकामनाएं देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर आप क्या देखते हैं? जब उसका सीधा प्रसारण हो रहा होता है तो किसी भी चैनल का कैमरा उसी को फ्रेम में रखता है जो वक्ता बोल रहा होता है। इसे टाइट फ्रेम कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वक्ता की कही गई कोई भी बात छूट ना जाए। वक्ता कोई बड़ी बात कह रहा हो और कैमरा दूसरी तरफ हो तो अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए आप टाइट फ्रेम में केवल राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देख रहे हैं। लेकिन अब आप हमारे फोन के कैमरे के वीडियो से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखिए। यहां कितने लोग बैठे हैं। एक छोर पर सुप्रिया श्रीनेत हैं, जयराम रमेश, अजय राय, अविनाश पांडे, राहुल गांधी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह, शाहिद सिद्दीकी और शाहिद मंजूर बैठे हैं। तो आपने अंतर देख लिया। इसलिए कहता हूं कि आप दर्शकों को टीवी और अखबार ने बुद्धू बनाया है, आपका अपमान किया है। कब आप समझेंगे इस बात को? उन्होंने आपका देखना बिगाड़ दिया और पढ़ने की समझदारी खत्म कर डाली है। हिंदी अखबारों से सतर्क हो जाइए, वरना आपका और आपके बच्चों का भविष्य नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी अखबारों में अच्छे पत्रकार नहीं हैं, बिल्कुल हैं और शानदार हैं। उनकी भी आत्मा और अंतरात्मा इन दिनों कराह रही है कि जो पूछ रहे हैं वो लिखने नहीं दिया जाएगा और जो लिखते हैं वो काट छांट कर कोने में छाप दिया जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि आपको राहुल गांधी और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां हो रही है उस जगह की रिपोर्टिंग कर दिखाएं, ताकि अगले दिन जब आप हिंदी के अखबार देखें तो पलटकर जान सकें कि इतने कैमरे तो वहां थे, इतने पत्रकार वहां थे, बहुत सारे सवाल भी पूछे गए, मगर छपा क्या, दिखाई क्यों नहीं दे रहा। आप यह भी नोट कीजिए कि राहुल किस सवाल का जवाब कैसे दे रहे हैं, मगर यह भी देखिए कि उनसे पत्रकार कितना खुलकर पूछ रहे हैं। क्या इसी तरह से अगर यही पत्रकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर देंगे तो इस देश का और उनका क्या चला जाएगा? आपने गाजियाबाद में ही क्यों पीसी की? यूपी और दिल्ली छोड़ के गाजियाबाद में पीसी हो रही है। दूसरा सवाल ये है राहुल जी से कि लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में इस बार कांग्रेस ने अपने बहुत कम प्रत्याशी 268 अभी तक सामने आए हैं और यूपी में तो 80 सीटों के मुकाबले केवल 17 सीट हैं। ऐसा क्यों? क्या ऐसा मान के चल रही है कांग्रेस कि आप कमजोर चल रहे हैं या यूपी में कमजोर है कांग्रेस, इसलिए सपा या आपके गठबंधन बाकी सहयोगी पार्टी सीट नहीं देना चाह रही हैं? नहीं, हमने डिसीजन लिया है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और हमने सीट शेयरिंग की है और ओपन माइंडेड तरीके से दिल खोल के हमने सीट शेयरिंग की है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और ओपन माइंडेड तरीके से हम चुनाव लड़ें, इसीलिए हमने स्पेस अपने पार्टनर्स को दी है, पर इसका कोई कमजोरी का मतलब नहीं है। दोनों ही सवाल जरूरी सवाल थे और लगा कि तैयारी के साथ पूछे गए हैं, लेकिन क्या इन पत्रकारों को इस तरह से नरेंद्र मोदी से पूछने का कभी मौका मिलेगा? जब एक खुला संवाद होता है तो आपको झांक कर देखने का मौका मिलता है कि नेता असल में कितना नेता है, हाजिर जवाब कितना है और सोच समझकर कितना बोलता है और कब नहीं बोलता है। परिवारवाद पर अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया तो देखिए उन्होंने किस तरह से जवाब दिया है। पीएम ने कहा है कि मैं देश बचा रहा हूं, लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो परिवार बचा रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? और जो दूसरा सवाल, सेकंड बीजेपी क्वेश्चन सर, दूसरा जो सवाल है मेरा वो ये है, जादूगर कहा है उन्होंने राहुल जी को, और उन्होंने कहा एएनआई को जब इंटरव्यू दिया उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है। तो ये मेरा सवाल दोनों से है। नहीं, दोनों से है। मैं धन्यवाद देता हूं, आप लोगों ने सवाल पूछे, हालांकि कुछ सवाल आपने राहुल जी से पूछे थे। एनडीए को पीडीए हराएगा, एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है, एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। और जहां तक सवाल परिवारवाद की बात है, आज नवरात्र है, आज शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। और गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है। वो तो इंडिया गठबंधन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। INDIA तो इंडिया होता है, इंडी कब से हो गया? यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ANI के जिक्र से की, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ANI के संवाददाता का नाम पुकारा गया और संवाददाता ने खुलकर सवाल पूछे। अब आप ANI ने प्रधानमंत्री मोदी का जो इंटरव्यू किया है उसका वीडियो जाकर देखिए और खुद तुलना कीजिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी से इस तरह से कोई पत्रकार सवाल कर सकता था। सवाल जवाब चलता रहा, कोई साथ आने तो कोई कई बार अलग होने को लेकर राहुल और अखिलेश से पूछता रहा। ये जो हमारा मैनिफेस्टो है, ये जरूर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, मगर इसमें जो आइडियाज हैं वो इंडिया गठबंधन
उनकी आइडियोलॉजी के आइडियाज हैं। और अगर समाजवादी पार्टी का कोई सजेशन हो या किसी और भी इंडिया गठबंधन की पार्टी का सजेशन हो, उसको हम सब ऑन बोर्ड करेंगे। तो हमारा मतलब जॉइंटली काम होता है, हम बातचीत करके कंसल्ट करके काम करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। और हम लोग G20 की तरह नहीं है, केवल 2 का चलता हो, बाकी सब 0 हो। अखिलेश जी समझने में वक्त लगेगा। आप दोनों लोग 2017 में साथ आए थे, दोनों ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन 19 और 22 में आप दोनों अलग अलग हो गए, 24 में फिर साथ आए हैं। आखिर क्या वो मोमेंट क्या था जब दोनों के दिल में आया कि हाँ हमको साथ आना चाहिए, जरूरी है? 7 साल बाद दोनों के दिल में कब ये मोमेंट आया कि हाँ चलना है साथ? मूवमेंट क्यों बताना, हम साथ आ गए और साथ आ गए, यही मूवमेंट है। मेरे हिसाब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल नहीं भी पूछे गए। यह तब होता है जब पता ही नहीं होता है कि जो पूछ रहे हैं वो छपेगा भी या नहीं। जब इसका भरोसा होता है तो पत्रकारों के बीच सवालों को लेकर कंपटीशन होता है। हर किसी के पास ऐसे सवाल होते हैं कि जवाब निकलते ही हेडलाइन बन जाए। मगर अब सब खत्म हो गया है। कब खत्म हुआ? 2014 के बाद से। दैनिक जागरण का सवाल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया गया। एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए आपकी क्या रणनीति, आप दोनों लोगों की? उत्तर प्रदेश में नेशनल लेवल पे मैं आपको हमारा फाउंडेशन बता देता हूं और वही आइडियाज हम उत्तर प्रदेश में भी चलाएंगे। देखिए, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके, और जो बड़े बड़े अरबपति हैं, अदानी जी हैं, उनका पूरा सपोर्ट करके जो रोजगार पैदा करने का सिस्टम था उसको उन्होंने कंप्लीट खत्म कर दिया है। तो सबसे पहला काम, जो रोजगार हिंदुस्तान के युवाओं को मिलना चाहिए, उसको एक बार फिर स्ट्रेंथन करने का है। उसके लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में 2-3 आइडियाज दिए हैं। एक आइडिया रेवोल्यूशनरी आइडिया है, राइट टू अप्रेंटिसशिप। तो जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, पेड ट्रेनिंग होती है। तो हमने डिसाइड किया है कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के सब ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। जो भी अप्रेंटिसशिप करना चाहेगा उसको प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकार में अधिकार मिलेगा, अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा। ट्रेनिंग होगी और 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का उस युवा के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। और ये करोड़ों युवाओं के लिए हम अधिकार दे रहे हैं। इससे एक ट्रेन्ड मैन पावर तैयार होगा, प्राइवेट कंपनीज को भी इसका फायदा होगा, सरकार को भी इसका फायदा होगा, और एक प्रकार से युवाओं के लिए ये एक जॉब मार्केट में एंट्री का सिस्टम हो जाएगा। दूसरी चीज, 30 लाख सरकारी रोजगार हैं जो नरेंद्र मोदी भर नहीं रहे हैं, वो वैकेंसीज हम युवाओं को देने जा रहे हैं। पेपर लीक की बात हुई है, उसके लिए हम कानून बनाएंगे, उसको हम खत्म कर देंगे। तो ये बात हुई युवाओं की। एक और हमारा आइडिया, क्रांतिकारी आइडिया, और ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा इससे। हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे और हर गरीब परिवार में से हम एक महिला को चुनेंगे और उसके बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए सरकार हर महीने बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी का खूब इस्तेमाल किया, मगर इन्हीं के राज में हिंदी पत्रकारिता का क्या हाल हुआ है सभी को पता है।
हिंदी पत्रकारिता में एक किस्म का देसीपन हुआ करता था, साहस होती थी, जानकारी रखने वाले जमीनी पत्रकार हुआ करते थे। अब भी हैं, मगर वो माहौल नहीं। बहुत से तो बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए, बना दिए गए, कुछ भारतीय बनते बनते हिंदू बन गए, हिंदू राष्ट्र बनवाने में लग गए, एंटी मुस्लिम पत्रकारिता शुरू कर दी और कुछ ने नौकरी जाने के डर से चुप्पी साध ली। जो कहा जाता है लिख देते हैं। हिंदी पत्रकारिता में पहले भी तमाम दिक्कतें थीं, लेकिन तब भी पत्रकार हुआ करते थे। लेकिन हिंदी के नाम पर राजनीति करने वाले इस नेता के दौर में हिंदी पत्रकारिता का स्वाभिमान ही मिटा दिया गया। हाल तो यह है कि आयरलैंड का एक अखबार जब भारत को लेकर संपादकीय लिखता है तो वहां भारत के राजदूत अखिलेश मिश्रा लंबा चौड़ा पत्र लिख देते हैं और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता भी हंस दे। तब आप सोचिए कि जिला स्तर के इन धाकड़ पत्रकारों पर कितना दबाव होता होगा। खैर, यह देखकर अच्छा लगा कि वे राहुल और अखिलेश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पत्रकार होने को जी रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है और तरीके मैंने आपको बताए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा फोकस 22 लोगों पे किया है, 22-25 लोगों पे किया है। आज की सच्चाई है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। गरीबी का यह भी कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने सारा का सारा धन कंसंट्रेट कर दिया है, 20-25 लोगों को पकड़ा दिया है। मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं और मैंने ये बात बहुत बार उठाई है। भागीदारी की बात होती है। हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको ना पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, ना दलित मिलेंगे, ना आदिवासी मिलेंगे, ना गरीब जनरल कास्ट के लोग मिलेंगे। मैंने मीडिया के बारे में बात उठाई। मीडिया में आपको बड़े बड़े एंकर्स दिखते हैं। आपको मीडिया की कंपनीज के मालिक की लिस्ट निकालिए, आपको दिख जाएगा कि उधर ना एक पिछड़ा मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कह दिया कि विपक्ष हताश है, वह तो जीत का दावा भी नहीं कर रहा। हमने एक वीडियो में इसके बारे में आपको दिखाया था। मुझे प्रधानमंत्री की बात पर काफी हैरानी हुई। गाजियाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताया कि भाजपा की कितनी सीटें आ रही हैं और अखिलेश यादव ने भी हिसाब लगाकर बताया कि कैसे यूपी में भाजपा हार रही है। हारे या ना हारे, लेकिन ये दोनों जवाब रिकॉर्ड के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां हम आपको दिखा रहे हैं। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। पेपर लीक कितने हुए हैं? 1-2 होते तो ठीक था, लेकिन 10 पेपर लीक हुए। और मैंने कई मौकों पर वो बात बताई कि अगर एक परिवार के हम केवल 3 सदस्यों को मान लें, जिस व्यक्ति ने परीक्षा लिखने की तैयारी की, जो परीक्षा नहीं दे पाया पेपर लीक के कारण, और उसके मां बाप को अगर हम जोड़ लें तो ऐसे 60 लाख नौजवान हैं। 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और अगर 60 लाख का गुणा करें हम 3 से, 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं से, तो भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट हर लोकसभा में कम हुआ है। इसलिए एक भी वोट बट ना पाए। मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। भारत की पत्रकारिता किसी लायक नहीं बची है। केवल चैनलों और अखबारों का दफ्तर ही भव्य रह गया है। आप खुद देख लीजिए, आपके घर हिंदी का कोई अखबार तो आता ही होगा। देख लीजिए कि उस अखबार ने अपनी तरफ से कितनी खोजी रिपोर्ट की है, क्या उजागर किया है और कौन सी खबर कहां छापी है।
लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर लगा कि पत्रकार बचे हुए हैं। बहुतों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुतों के भीतर की पत्रकारिता को महसूस कर अच्छा लगा। अपने साथियों से क्या शिकायत, बस प्रार्थना है कि जिस काम के लिए उनका दिन रात गुजर रहा है वो काम करते रहने का मौका और माहौल इस देश में बना रहे, जो अभी नहीं है। पत्रकारों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागने वाले नेता चुनाव तो जीत जाते हैं, मगर अपने कंधे पर भारी भरकम कैमरों को उठा रखने वाले फोटोग्राफर जानते हैं कि वो असली नेता नहीं होता है। बहुत देर तक किसी नेता की तस्वीर उतारने में लगे फोटोग्राफर साथी अच्छी तरह जानते हैं कि फ्रेम में जो तस्वीर आई डरपोक नेता की है या किसी साहसी नेता की। सभी पत्रकारों से मिलने का समय नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे पत्रकारों से टकराते हुए, उनके बीच से गुजरते हुए यही लगा कि वे भी यही चाहते हैं कि पत्रकारिता जिंदा रहे, ताकि उनके भीतर जो भी प्रतिभा है, उनकी जो मेहनत है, वो निखर कर आए और दुनिया इनके बारे में भी कहे कि वाह क्या पत्रकार है। दिल्ली में G20 का मेला सजा था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आए तो उनके साथ वहां से पत्रकारों की टीम भी आई। आमतौर पर व्हाइट हाउस कवर करने वाले पत्रकार राष्ट्रपति से सवाल जवाब करते ही हैं, मगर भारत आते ही उन्हें मना कर दिया गया। जब जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही थी, वो तक कवर नहीं करने दिया गया। जो बाइडेन ने कहा कोई बात नहीं, इंडिया से वियतनाम चल रहे हैं, वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। आप जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मनाकर, पत्रकारों को रोककर किसने भारत की नाक कटा दी। आप नहीं जानते उनका नाम? क्या आप बिल्कुल नहीं जानते उनका काम? भला करें आपका प्रभु श्री राम। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।